तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ ही रहे थे, आज फिर से उसी टॉपिक का कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन के बारे में, और वहीं से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेशन की जो एप्लीकेशंस है, तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे, कल मैंने आपको बताया भी था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात हमने की थी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में आप इस वीडियो को देखने से पहले हाइपर कंजुगेशन वाला वीडियो जरूर वॉच कर लें। अगर आपने वो वीडियो वॉच कर लिया तो आपको कुछ फील होगा भाई हमें हाइपर कंजुगेशन वाला पोर्शन अब आ चुका है, तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये चाहते हैं कि हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन पे आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो रेजोनेंस की सभी वीडियोस देखिए, 8 वीडियो है। इंडक्टिव फैक्ट की 3 या 4 वीडियोस है, उन सभी वीडियोस को आप देखिए, और हाइपर कंजुगेशन की भी सभी वीडियोस को आप वॉच करें। ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, हाइपर एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन की बात हम कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में क्या क्या चीजें हमें देखनी है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगी उतना ज्यादा ही एल्कीन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। आप क्वेश्चंस करके देखेंगे तो आपको फील भी होगा कि हाँ सर सही कह रहे थे बिल्कुल। तो अगर हम इस वाले में बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बात करनी है हमें कि कौन सी एल्कीन क्या होगी ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी एल्कीन क्या होगी कम स्टेबल होगी। उसी में हमें कुछ और एग्जांपल्स लेने हैं। देखिए, और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर इन दोनों की बात करूं भाई कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, तो वो देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 और 3, 6, 2, 8 और 2, 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी तो अगर मैं बात करता हूं 3 और 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो अब पता चली गया होगा कौन सी एल्कीन क्या रहेगी, ज्यादा स्टेबल रहेगी। कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक चीज आती है कि सर एक बात ये बताइए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने रहेंगे। जैसे एक कंपाउंड ये दे रखा है C3H7 दे दिया गया है, इस तरह से कोई कंपाउंड दिया गया, और आप ये सोच रहे हो कि इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेंजीन रिंग ले लिया आपने, और आपसे कहा जाए इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, तो इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेंगे। बहुतों के माइंड में ये चीज आ सकती है कि भाई C3H7 है तो उसके साथ 7 हाइड्रोजन अटैच है, तो वहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन नहीं। वहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने रहेंगे इसी केस में, C3H7। एक चीज आप समझ लीजिए इस वाले केस में, C3H7 जो होगा उसमें एक कार्बन नहीं है, उसमें बहुत सारी कार्बन है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 CH2 CH3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते तो इस तरह से बनेगा, CH2 CH2 CH3। जब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, एक और भी तरीका हो सकता है। चलो अगर हम इस तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर होता तो हम इन दो कार्बन के हाइड्रोजन, ये तो अल्फा रहती, ये तो बीटा और गामा हो गई ना, तो हम सिर्फ इन 2 हाइड्रोजन को काउंट करते। लेकिन बहुतों के माइंड में बात हो सकती है C3H7 क्या हमेशा यही रहेगा, CH2 CH2 CH3? नहीं, उस चीज को मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ये भी तो हो सकता था भाई C3H7 की जगह पे आप इसे तो लिख सकते थे, इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 1, इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितनी है, 2। तो एक चीज आपको काउंट करनी है कि अगर ये, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बेंजीन रिंग पर C3H7 दे रखा है या आपको C2H5 दे रखा है तो उसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन नहीं, आपको इसकी स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कंडेंस फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला, बॉन्डलाइन फार्मूला। तो उसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर क्या है इसमें, इसका आपको कंप्लीट फार्मूला बनाना पड़ेगा। जब आप इसका कंप्लीट फार्मूला बनाएंगे तो कंप्लीट फार्मूला क्या बनेगा इसका, CH2 CH3। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन बची इसके पास, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन और उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करते हुए
अब जब डिस्कशन करना है तो थोड़ी सी और अच्छी तरह से डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या डिस्कशन आपको करना है। कि अब थोड़ा और देखते हैं कि अब हम हाइपर कंजुगेशन के साथ रेजोनेंस को भी थोड़ा इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कंपाउंड मैंने लिया है और इसी कंपाउंड में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा कंपाउंड, जैसे ये तीनों आपने कंपाउंड लिए हैं और इन तीनों कंपाउंड को अगर आप देखना चाहते हैं भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन और कौन सा एल्कीन कम स्टेबल होगा, तो यहां पर आपको किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन की तरफ वो सीखना। सबसे पहले आप इसमें पता लगाइए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहला टारगेट किसके लिए होना चाहिए आपका, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा टारगेट आप इसमें देखिए कि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। तो किसके बारे में देखना आपको, रेजोनेंस के बारे में देखना। और मैंने इतने वीडियोस आपके सामने रखे हैं तो मेरे हिसाब से अब आपको रेजोनेंस से पता चल गया होगा। थर्ड क्या देखना है कि क्या इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है या नहीं। तो इन तीनों पॉइंट पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है या नहीं। अब बात आती है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तीनों को अगर हम अच्छी तरह से देखें तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कितनी अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर है। देखो एक अल्फा ये पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करते हैं तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 4। तो अगर आप कंडीशन देखें तो हमारे हिसाब से तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कार्बोकैटायन, लेकिन नहीं, यहां पर थोड़ा सा क्या आएगा, चेंज आएगा। तो आप कहेंगे सर चेंज क्या आएगा इसमें, देखिए चेंज ये आएगा, हमें रेजोनेंस भी देखना पड़ेगा किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें नो रेजोनेंस आएगा। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चला, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये कार्बन कैसे sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। इस वाले में क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, इस वाले में पॉसिबल है क्योंकि इधर की साइड जो एल्कीन है वो कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। और इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, तो इसमें पॉसिबल है क्योंकि कार्बोकैटायन से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगली कार्बन कैसी है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो सकते। अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाएंगे रेजोनेंस की हेल्प से कि ये ज्यादा स्टेबल है या नहीं। तो समझिए एक चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द स्टेबिलिटी। जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना। अब ये सब आपने लिख लिया। अगर मैं इसकी बात करूं इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने दिनों से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी,
इससे आगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं बन सकती इससे आगे? क्योंकि नेक्स्ट कार्बन कैसी sp3 हाइब्रिडाइज। तो टोटल अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 इसकी स्ट्रक्चर बनी है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी? तो इसकी अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, इसकी कितनी बनी है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। दोनों अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3। अब आते हैं पॉइंट। एक चीज आपको याद रख लेनी, एवही। अभी एवही क्या है? ए का मतलब होता है एरोमेटिक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस, आर का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस, एक्स का मतलब क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन, और आई का मतलब क्या होता है? इंडेंट। अब मैं इसे क्यों बता रहा हूं? ये ऑर्डर है, जैसे कि कहीं पर ऐसा हो रहा हो कि रेजोनेंस भी हो रहा है और उसी के साथ वाले कंपाउंड में एरोमेटिक है, लेकिन एक में रेजोनेंस हो रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ी या एरोमेटिक करेक्टर की वजह से? तो आपको याद रखना है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसके। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, तो आप समझ रहे होंगे एरोमेटिक वाला जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस, जब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं उस वाले केस में बाहर से रेजोनेंस तो ये रेजोनेंस का एग्जांपल है, यानी कि आप इसे कह सकते हो मीसोमेरिक इफेक्ट। आर का मतलब क्या रहेगा? रेजोनेंस। एक्स का मतलब क्या रहेगा? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन उसके बाद होता है, यानी रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाइपर कंजुगेशन वीक होता है, और इंडक्टिव उससे भी वीक होता है। तो इन सभी का टोटल करने के बाद एक चीज हमारे माइंड में क्लियर हुई। अब आप कहेंगे क्या चीज माइंड में क्लियर होगी सर? कि वैसे तो यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है रेजोनेंस। फिर आप सर रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनी है? ज्यादा 3। इसकी कितनी बनी है? ये समझना, जितनी ज्यादा रेजोनेट। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ पर 3 जगह 4 अल्फा हाइड्रोजन होते फिर भी यही ज्यादा स्टेबल होता, क्योंकि रेजोनेंस को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो आपको ये चीज मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इसकी स्टेबिलिटी आप देखेंगे, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है और बाकी कम स्टेबल क्यों है। और मैंने आपको पूरा वो बताया, इसे भी आप डिटेल में नोट कर लीजिए, इसे भी डिटेल में नोट कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीजें बार बार आएंगी अब आपके लिए, ये चीजें आपको बार बार मिलने वाली है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। दोनों का आपने ध्यान से देखा। पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका? अल्फा हाइड्रोजन दोनों 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इस वाले और इस वाले केस की अगर मैं बात करता हूं तो एक दिक्कत हमारे सामने आ रही है। वो दिक्कत क्या सामने आ रही है? इस वाले केस को लेते और उस वाले केस को लेते, दोनों को देखने के बाद एक दिक्कत हमारे सामने आ रही है। और वो दिक्कत क्या है वो समझिए। इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस वाले में नेक्स्ट कार्बन कैसे sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी कैसे sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, लेकिन इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो सीधी सी बात है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें रेजोनेंस इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि नेक्स्ट कार्बन कैसे sp3, इसमें कैसे sp3। लेकिन इस वाले में भी sp3 है, ये भी sp3 है, इधर तो जाएगा नहीं।
लेकिन ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इधर तो डीलोकलाइज हो सकता है ना, ये ग्रुप यहाँ पे जा सकता है। समझ रहे होंगे वो आप। अगर आपसे कहा जाए इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप देखेंगे इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल है वो रहेगा ये वाला। आप कह नहीं सकते। तो देखो इसमें सबसे पहले तो क्या देखना होता है आपको, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन आप कहेंगे सर क्यों नहीं, ये कार्बन तो है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप वाली ही कार्बन है। इससे जो नेक्स्ट कार्बन होती उसे आप अल्फा कार्बन कहते, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच रहते उन्हें आप अल्फा हाइड्रोजन कहते। दूसरा है क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन किससे होगा, या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, वही रेजोनेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर। तो ना तो यहाँ पर लॉन पेयर, ना ही क्या है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, ना कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है जो रेजोनेंस पॉसिबल होगा, तो इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो मैंने आपको बताया नहीं था, एक चीज और देखनी होती है इंडक्टिव इफेक्ट। जब जहां पर कोई भी काम ना कर रहा हो फिर किस पे आएंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट। वीक है ना ये, मजबूरी है इसकी लास्ट वाला। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप देखेंगे इन दोनों को ध्यान से, तो डी का इंडक्टिव इफेक्ट टी से क्या होता है ज्यादा। कौन सा इंडक्टिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि दो तरह के होते हैं ना, मतलब दोनों के बारे में बात करनी पड़ेगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट डी का ज्यादा होगा, टी क्या होगा कम। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे। अब कहेंगे आप सर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने से क्या हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की, तो आपको पता ही है ना पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी कम। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये क्या रहेगा कम स्टेबल। अब अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। अगले वाले पॉइंट से पहले मैं आपको बता देता हूं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सी टी, सी डी और सी एच। अब आप बहुत से सोच रहे हैं टी क्या है, डी क्या है, एच क्या है, तो बता देता हूं। ये तीन आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन या प्रोटियम, प्रोटॉन। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं। तो आप याद रखिए कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर कार्बन ड्यूटेरियम का होता है, फिर होता है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। ये मैं क्या बता रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो आपको पता चल गया होगा कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर कार्बन ड्यूटेरियम, फिर किसका होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस तरह से आपको कंपाउंड दे रखा है। और आपसे कहा जाए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम तीनों की स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी बात करते हैं, इसकी करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, आपने तो पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। आप जानते हैं हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन देखनी पड़ती है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन अल्फा ट्रिटियम तो है, वो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें अल्फा पर ट्रिटियम प्रेजेंट है, यहाँ पर ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कार्बन ट्रिटियम का।
तो ये इतनी जल्दी हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जितनी जल्दी कौन कर देगा, कार्बन हाइड्रोजन कर देगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अब क्यों वीक होता है, एक्चुअली होता क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, कार्बन साइज थोड़ा बड़ा होता है, हाइड्रोजन थोड़ा छोटा होता है, दोनों का साइज इजीली क्या हो जाएगा। तो हम दोनों की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। कार्बन ट्रिटियम का साइज सिमिलर होता है, इस वजह से बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, इसके बीच में वीक इंटरेक्शन होता है। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपके सामने लिख दिया। रीजन मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथ की वजह से। अब आते हैं हम, जैसे कि कंपाउंड दे देते CH3, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसे क्या कहेंगे, सिस, इसे क्या कहेंगे, ट्रांस। अब आप कहेंगे सिस और ट्रांस का क्या चक्कर है। फिलहाल तो आप इसमें समझ लीजिए, ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो जाए। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन बस इसमें ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इसमें दोनों CH3 कहां रहे, एक साइड में आ रहे, इसमें दोनों कहां नहीं, अपोजिट में। ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोजिट। सिस का मतलब होता है सिमिलर या सेम साइड, ठीक है। तो अगर हम दोनों को देखें और आपसे कहा जाए भाई इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन आपके सामने बनेगी। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। दोनों के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सेम है, समझ रहे होंगे, दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, सेम। अब दिक्कत बनती है कि फिर उससे क्या होगा, जब दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो दिक्कत हमारे सामने ही बनेगी कि CH3 कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों हाइपर कंजुगेशन सेम होगा, फिर कैसे स्टेबल बताएंगे। देखिए यहां पर CH3 ग्रुप दे रखा है, यहां पर भी क्या दे रखा है, CH3। ये जो बल्कि ग्रुप है ये दोनों सेम साइड में है, तो क्या होगा, आपस में रिपल्शन करेंगे। जब आप कहेंगे रिपल्शन क्यों करेंगे, इनकी क्या आपस में दुश्मनी है। तो आप जानते हैं कि हर एक चीज बनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन क्या करेंगे, ज्यादा। ये दोनों कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो सिस कम स्टेबल होगा, ट्रांस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको, यानी दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उसके सिस और ट्रांस आप देख रहे हैं, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द लेस रिपल्शन, मोर रिपल्शन। इसे क्या कैसे रिपल्शन कहते हैं, वीक वैन डर वाल रिपल्शन। इसमें मोर रिपल्शन है, इसमें क्या रहेगा, लेस रिपल्शन। तो ये पॉइंट भी अब आपकी समझ में आ गया। तो सिस और ट्रांस का तो हो गया। इन तीनों कंपाउंड की अगर हम बात करें, आइसोब्यूटीन, ये ट्रांस हो गई, ये कौन सा हो जाएगा, सिस। तो आइसोब्यूटीन जो होगा आपको पता चल गया ट्रांस और सिस में से कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस। अब बात आती है आइसोब्यूटीन, दो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम,
काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन कितनी 1 2 3 4 हाइड्रोजन कितनी है 8, यहाँ पे भी कितनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। अब बात आती है आइसोब्यूटीन भी एक आइसोमर हुआ इसका, तो इसका किस तरह से आप पता लगाएंगे इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। दो का तो पता चल गया, ट्रांस वर्सेस का इसकी दिक्कत आ रही है, तो इसको देखते हैं। आप इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर देखिए। जब आप इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे CHH, ये इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना है इसमें, प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे हैं इसका कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना है, प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अब एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, जैसे कि सिस की बना लो, सिस और ट्रांस की एक जैसी बनेगी। तो जैसे कि आपने किसकी बनाई, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसकी बना रहे हैं। देखना हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जब बनेगी इसकी C डबल बॉन्ड C, यहां पर एक H पॉजिटिव और रह गया, उसको देखिए। तो यहां पे क्या आएगा H पॉजिटिव फिर उससे आगे क्या है C H और यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना है इसमें, सेकेंडरी कार्बोहाइड्रेट। तो आप जानते हैं प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी आप कहेंगे सर प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है। जो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू इसके सेकेंडरी कार्बोहाइड्रेट। तो आपकी माइंड में एक चीज ज्यादा मतलब क्लियर हो गई होगी कि जो आइसोब्यूटीन है, जो आइसोब्यूटीन है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू किसके, ट्रांसब्यूटीन और सिसब्यूटीन के। तो ऑर्डर क्या आएगा, अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, तो आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, आइसोब्यूटीन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कौन सा होगा ट्रांसब्यूटीन, उसके बाद क्या होगा सिसब्यूटीन। तो ये ऑर्डर आपके सामने आ गया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसके, भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकता है, किस वजह से बेंजीन यहां पर अगर CH3 लगा रहे
एक क्या ले लिया आपने, CH2CH3 ले लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ये 3 स्ट्रक्चर आपको दे रखी हो और आपसे कहा जाए कि किस वाले केस में, इस बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो आप कहेंगे सर इसमें ज्यादा कार्बन सी लग रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगी। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी CH3 वाले केस में। आप कहेंगे सर कैसे पता चला? देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितनी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितनी, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर क्या होगी, ज्यादा होगी। वो आपने देखी, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी, ठीक।